हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीपीपी करेंगे। डीपीपी का फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस पेपर, जहाँ पे हम लोग जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी आपका प्रीलिम्स जो 28 मई को होने वाला है वो, या ईपीएफओ का एग्ज़ाम जब भी होगा, उसमें जो जीएस का पोर्शन आता है ना, आपको पता है कि जीएस का पोर्शन जो है ईपीएफओ में भी आता है। ठीक है, तकरीबन समझ लीजिए 40 से 50 क्वेश्चंस आपके जीएस से आएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों 120 में से कम 50% से ऊपर क्वेश्चन आपका जीएस से रहेगा, और बाकी क्वेश्चन आपका नॉन जीएस से होगा, जैसे अकाउंटिंग, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी। जिसका भी लेक्चर जीरो आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका जो है चल रहा है। ठीक है, तो ज़रूर देखें। ठीक है, जीरो आईएएस के जाइएगा चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो फिर आपको अकाउंटिंग, लेबर लॉ, ये सब का भी वीडियोज़ दिखेगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है राहुल बर्नवाल। दोस्तों, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम लोग दोस्तों 25 क्वेश्चंस करेंगे फुल टेस्ट का। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन होंगे। आज 28 मार्च है। ठीक है, डेली क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि आपका जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जिस तरह से बाकी के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, जिसमें आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि किस तरह से हम लोग आंसर तक पहुँचते हैं, और नॉलेज का अप्लाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ लॉजिक का अप्लाई करते हैं, ट्रिक्स का अप्लाई करते हैं, हैक्स का अप्लाई करते हैं, और लैंग्वेज की यूपीएससी किस तरह से लैंग्वेज में फंसाता है, भाषा का प्रयोग करके फंसाता है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक तकरीबन 350 से 400 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो चुका है, जिसका भी प्लेलिस्ट डीपीपी के नाम से आपको जो है यूट्यूब चैनल जीरो आईएएस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन है और एक तरफ इंग्लिश में है। ठीक है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे जो है आसानी से इसको पढ़ पाएँ, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिस क्रॉप इज बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप, मतलब ये खाद्य और चारा दोनों तरह का फसल है। इट इज़ सोन ऑल ओवर इंडिया, ये भारत में जो है पूरे इंडिया में होता है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब भारत के उत्तर पूर्वी भाग में होता है, पूरे इंडिया में भी होता है। बोला इन इंडिया इट इज़ ग्रोन बोथ इन खरीफ एंड रबी, खरीफ और रबी दोनों में होता है। इट रिक्वायर्स 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड ए टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है 50 से 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए, और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसको क्या चाहिए दोस्तों, टेम्परेचर। ग्लोबली इट इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ सीरियल्स, विश्व के स्तर पर इसे अनाज की रानी के रूप में कहा जाता है। बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट जेनेटिक इल्ड पोटेंशियल एमंग सीरियल्स, क्योंकि इसका जो अनुवांशिक उपज क्षमता जो होता है अन्य अनाजों की तुलना में उच्चतम होती है। द क्रॉप इज सेंसिटिव टू मॉइस्चर स्ट्रेस एंड गिव्स पुअर यील्ड इन एक्सेस सॉइल मॉइस्चर एंड सैलिनिटी स्ट्रेस। बोल रहा है यह फसल नमी के प्रति संवेदनशील होता है और मृदा की नमी एवं लवणता आधिक्य की स्थिति में खराब हो जाती है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो कौन सा फसल के बाद ऊपर जो है परिच्छेद में किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट करके बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बोल रहा है फूड एंड फॉडर क्रॉप है। ठीक है, मतलब खाद्य भी है और अनाज के लिए भी, चारा के लिए भी। ये बताइए, चावल को चारा के रूप में यूज करते हैं? चावल को नहीं, तो चावल को हम काट देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मक्का क्या हो सकता है, क्या ये खरीफ क्रॉप है? डेफिनेटली। रबी भी सीजन में, दोनों सीजन में होता है, और इसको जो दोस्तों टेम्परेचर जो है ज़्यादा नहीं चाहिए, और पानी भी जो दोस्तों कितना कम चाहिए, है ना। आप याद करो, हम लोग मक्का कब खाते हैं दोस्तों? जाड़े में खाते हैं, और उसके बाद वर्षा के मौसम में भी मक्का मिलता है, याद करो, है ना। पानी के समय में होता था, मतलब खरीफ टाइम। रबी मतलब ठंड में भी खाते हैं, तो दोनों समय में मक्का जो है मिलता है। ठीक, और इसके टेम्परेचर भी दोस्तों इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। गेहूँ तो आपको पता है, वीट जो होता है गेहूँ, ये आपका रबी क्रॉप है दोस्तों, है ना। रबी क्रॉप का क्या क्या एग्जाम्पल है? वीट, ग्राम, बार्ली, है ना, सब जौ, बार्ली, ग्राम, पीज मतलब मटर, और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों। ये सब आपका रबी क्रॉप है दोस्तों, लिख लीजिए कहीं पे आप, वीट, ग्राम, बार्ली, पीज एंड मस्टर्ड, ये सब क्या है आपका रबी क्रॉप है। तो वीट क्या है? रबी क्रॉप। तो रबी भी गई, वीट भी गया, क्योंकि हमें पूछा है वो दोनों है। ठीक है, खरीफ भी है, रबी भी। उसके बाद बाजरा। या दोस्तों बाजरा को अनाज की रानी तो नहीं कहते होंगे, और बाजरा देखिए नॉर्थ ईस्ट में होता है क्या? नहीं। बाजरा कहाँ होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, ये सब एरिया में होता है बाजरा, है ना। तो बाजरा को इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा।
हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो मेज। आपको पता है जो मक्का होता है वो खरीफ रबी दोनों भी है, नहीं भी पता है देखिए इसको खाते भी हैं और जानवर को भी खिलाते हैं, है ना। मक्का का घट्टा बनता है, आपको याद करो, मक्का का दर्रा बनता है कि नहीं। चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों मक्का, 1 का ही, ठीक है। इस तरह से लॉजिक और ट्रिक्स अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे मैं इसी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रैक्टिस करते करते आप भी मास्टर बन जाओगे मेरी तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सेलुलर एग्रीकल्चर, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। सेलुलर एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है सेलुलर कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल कल्चर। तो सेल कल्चर एक जो विधि होता है जिसमें हम लोग सेल का ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, तो उससे एनिमल और प्लांट दोनों बना सकते हैं, प्रोडक्ट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, वही बोल रहा है। पादप और ये दोनों कोशिका संवर्धन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहा है इट कैन बी यूज टू मेक लेदर, मीट, फिश एंड एग्स। बोल रहा है इसका प्रयोग चमड़ा, मांस, मछली और अंडे बनाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ये बताइए सेलुलर कृषि, सेलुलर कृषि मतलब क्या है? फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है कि नहीं, फ्यूचर का टेक्नोलॉजी। तो फ्यूचर का जो भी टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, उसका क्षमता जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका हम लोग बहुत सारे चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा चीज़ ये है कि जो सेल होता है दोस्तों कोशिका, तो क्या वो सिर्फ एनिमल का होता है, प्लांट का नहीं होता है ना। तो उससे हम लोग एनिमल का प्रोडक्ट भी बना पाएंगे, प्लांट का भी बना पाएंगे, एकदम सही। और चूँकि अब एनिमल से ही तो हमको मिलता है, लेदर लेना है, चमड़ा तो एनिमल से, मीट एनिमल से, मछली एनिमल से, अंडा एनिमल से, तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। तो लॉजिक क्या बोलता है कि भैया दोनों हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा दोस्तों? सी। भले आपको नहीं पता था सेलुलर कृषि क्या होता है, लेकिन फिर भी लॉजिक के आधार पर ट्रिक्स अप्लाई करके आपने बना लिया। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स का जब भी आप पेपर दोगे, ईपीएफओ में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे दोस्तों तो आपको 100 में 40 से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो करना है 65 प्लस के क्वेश्चन सही है ना, तभी तो आपका निकलेगा पीटी। तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो आप अप्लाई करोगे नॉलेज, आप अप्लाई करोगे ट्रिक्स, आप अप्लाई करोगे लॉजिक, आप भाषा को समझोगे, क्वेश्चन को पकड़ोगे कहाँ यूपीएससी फंसा रहा है, और वही आपको एक दिन में नहीं आएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये खुद से आप नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको वैसे उसके अंदर, उस इंसान के अंदर गाइडेंस की ज़रूरत है जो खुद ही क्वालिफाई कर चुका है ना। मैंने प्रीलिम्स निकाला तो मुझे पता है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस के थ्रू आपको फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ 1 और 2। बात समझ में आया ना, किस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे और आपको पकड़ हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में वृद्धि की है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इससे संभावित निहितार्थ है? मतलब बोल रहा सरकार अगर स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे छोटा छोटा सेविंग जो स्कीम होता है जिसमें लोग छोटा छोटा पैसा डालता है, अगर उसका ब्याज दर को बढ़ा देगा सरकार, तो क्या क्या इससे हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है डिक्रीज इन डिपॉजिट रेट बाय द बैंक, बैंकों द्वारा जमा दरों में कमी है। दोस्तों ये बताइए सरकार अगर सेविंग स्कीम में रेट, सेविंग स्मॉल सेविंग में स्कीम में अगर ब्याज दर बढ़ाएगा तो लोग क्या होगा, इसमें पैसा जमा करेगा क्योंकि ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो बैंक में लोग पैसा नहीं जमा करेंगे तो बैंक क्या बोलेगा बैंक भैया कि हम भी तुम्हें ज़्यादा ब्याज देंगे, तुम मेरे पास जमा करो। तो ब्याज दर बैंक कम नहीं करेगी दोस्तों, बढ़ाएगी, है ना। जमा दरों में कम नहीं करेगी, क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो ये हमारा गलत है। तो जैसे ही पहला गलत है तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया, क्यों हमें पूछा है करेक्ट, ठीक है, सही। तो हमारा पहला और डी 2 ऑप्शन चला गया, ठीक। फिर बोल रहा है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, बोला सरकार को इससे क्या होगा, लागत में वृद्धि होगा। तो सही बात है, सरकार अब क्या कर रहा है, सरकार को अब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा पड़ेगा तो सरकार को जो है क्या होगा, कॉस्ट में महंगाई हो जाएगा, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सरकार के लिए बर्डन है ये। तो ये हमारा दूसरा जो है सही है, ठीक है। अब तीसरा चेक करना, वैसे भी देखिए दूसरा दोनों में है, तो दूसरा सही है, ठीक। अब देखो तीसरा, इम्प्रूव्स मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन व्हेन द आरबीआई रिड्यूसेस रेपो रेट। बोला आरबीआई जब रेपो रेट को कम करेगा दोस्तों तो उससे जो मौद्रिक नीति प्रसार में सुधार होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम में ज़्यादा होगा तो बैंकों को अपना ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई अगर ब्याज दर घटाएगी तो उससे कोई घंटा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा बैंकों पे, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है सही से नहीं हुआ, क्योंकि आरबीआई इधर ब्याज दर घटा रही है, लेकिन बैंक ब्याज दर कम घटा के लोन नहीं दे सकता ना,
क्योंकि बैंक जो है, बैंक में डिपॉजिट कहाँ से आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है ज़्यादातर। और पब्लिक से जो डिपॉजिट आता है दोस्तों, तो उसमें अगर ब्याज दर सरकार बढ़ाएगी तो बैंकों को बढ़ाना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई कम करेगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बार बार आरबीआई चिल्लाती है, बोलती है कि भैया सरकार को कि आप स्मॉल सेविंग स्कीम पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो हम लोग जो मौद्रिक नीति बनाते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है बैंकिंग अवस्था में, है ना। तो तीसरा हमारा गलत होगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सिर्फ होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल था ना। चलिए, बोल रहा है कोबाल्ट उत्पादन और उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कोबाल्ट इज एक्सट्रैक्टेड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, निकल, जिंक और प्रीशियस मेटल। बोल रहा है जब तांबा, निकल और जस्ता या कीमती धातुओं के जब हम लोग बनाते हैं, निकालते हैं, तब उप उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होता है। ठीक, मेजर यूज ऑफ कोबाल्ट इज इन मेटलर्जिकल एप्लीकेशन सच एज स्पेशल एलॉय, सुपर एलॉय, मैग्नेट्स एंड कटिंग टूल इंडस्ट्री। बोल रहा है कोबाल्ट का प्रमुख उपयोग जो होता है मिश्र धातु, मैग्नेट और काटने के उपकरण में प्रयोग होता है। ठीक, अब कोबाल्ट क्या है दोस्तों, मेटल। ठीक है, तो मेटल का प्रयोग ही तो करेंगे चुंबक उम्बक बनाने में। और कोबाल्ट आपको पता है कि आयरन जो है फेरस एलिमेंट्स है ना, आयरन के जैसा बिहेव करता है। तो दूसरा एकदम सही होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ दूसरा नहीं है उसको काट दीजिए, मतलब ये ऑप्शन चला गया। कोबाल्ट जो है इसका बाय प्रोडक्ट के ही रूप में रहता है। ठीक है ना, ये जब निकालता है कॉपर, ज़मीन से निकलता है, हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो उसी के बाय प्रोडक्ट रूप में कोबाल्ट भी निकलता है। ये भी लॉजिक सही बोल रहा है। बोल रहा है कोबाल्ट रिजर्व्स आर मेनली फाउंड इन द कॉन्गो विच कंट्रीब्यूट्स 51% टू द टोटल रिजर्व्स वर्ल्ड वाइड। बोल रहा है कॉन्गो में पूरे विश्व का 51% कोबाल्ट है। ठीक, अब बोल रहा है भारत में देयर आर नो प्रोडक्शन ऑफ कोबाल्ट इन इंडिया फ्रॉम प्राइमरी कोबाल्ट रिसोर्सेज। बोल रहा है भारत में कोई प्रोडक्शन जो है इसका नहीं होता है दोस्तों। ये याद रखिए दोस्तों कि आपने कभी भी सुना है किसी चीज़ को कि कोबाल्ट का इंडिया में प्रोडक्शन इतना हुआ है, इतना नहीं हुआ है, नहीं सुना है ना। आपने किसका सुना है, आपको सुने होंगे कॉपर सुने हैं, जिंक सुने हैं, कोबाल्ट आप सुने हैं नहीं। क्यों नहीं सुने, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन होता ही नहीं उतना ज़्यादा। तो ये एकदम सही है। ठीक है, अब हमें देखना है कि तीसरा, तो कॉन्गो याद कर लो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कि कॉन्गो में पूरे विश्व का 51% कोबाल्ट है दोस्तों। कितना है, 51%, मतलब मोर देन 50% जो है कॉन्गो में होता है। तो फिर भी क्वेश्चन याद है कॉन्गो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सरकार स्टेबल नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और चाइना वाइना जो है दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा खदान वदान को ले लिया है। समझ में आया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब याद कर लो कॉन्गो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मिलता है कहाँ पे, सॉरी कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, कॉन्गो में। अगर इस क्वेश्चन से कोई अगर फैक्ट आपको याद करना है तो आप यही का याद कर लो, C फॉर कॉन्गो, C फॉर कोबाल्ट, CC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी कुजनेट्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थशास्त्र के संदर्भ में कुजनेट्स कर्व निम्नलिखित में से किस चीज़ को बताता है दोस्तों। ठीक है, तो कुजनेट्स कर्व जो होता है दोस्तों, अगर आप इकोनॉमी में पढ़े होगे तो कुजनेट्स कर्व इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बताता है कि कितना आर्थिक असमानता है और प्रति व्यक्ति आय कितना है। ठीक है, तो यू शेप रिलेशनशिप होता है। एक तरफ हमारा इनइक्वलिटी होता है और दूसरी तरफ होता है डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे विकास होता है तो वैसे वैसे इनइक्वलिटी घटता है। वैसे फिर जैसे जैसे और ज़्यादा विकास होगा, बहुत ज़्यादा, इनइक्वलिटी और बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका देखो विकसित हो रहा है तो और विकसित हो रहा है तो वहाँ पे असमानता बढ़ रहा है। ठीक, और कोई देश जो पहले बहुत गरीब था फिर धीरे धीरे जब वो विकास करता है तो वहाँ पे समानता जो है आती है, असमानता घटता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे विकास होगा तो असमानता बढ़ते जाएगा विकास के साथ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कुजनेट्स कर्व। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए फिलिप्स कर्व क्या होता है। फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र किस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। 5 का आंसर होगा ए। द नीट 3.0 इनिशिएटिव न्यूज़ में था। बोल रहा है ये क्या था। ठीक है, नीट 3.0 जो था न्यूज़ में रहता है, ये क्या था दोस्तों। तो मैंने मृणाल सर का जब PDF आपको पढ़ाया था तो उसके बारे में चर्चा किया था और साथ ही साथ PT 365 में भी इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। वैसे भी अगर आपको नहीं बन रहा है ना तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इसी से आप एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे NEAT है तो E फॉर एजुकेशन हो सकता है कि नहीं। तो जिस ऑप्शन में एजुकेशन है तो क्या उसमें चांसेस हो सकता है कि नहीं होने का, हो सकता है। बाकी में देखो बोल रहा है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
कहीं आपको नीट, अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, नीट माने साफ़ सुथरा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लीन होगा, यहाँ पे कुछ और है, एन का मतलब कुछ और होता होगा, ई का मतलब कुछ और, ए का मतलब कुछ और, टी का मतलब। तो ऐसा क्वेश्चन कभी, ऐसा जो कथन होता है जिसमें आपको डायरेक्ट मतलब दिया होता है, वो कभी भी सही नहीं होता है। कोई भी वर्ड दिया हुआ है अभी के डेट में, तो इसका मतलब उसका हमको क्या करना है, जानना है कि फुल फॉर्म क्या होगा, है ना, सिंपल नहीं, क्लीन। अब यहाँ पे देखिए एयर पोल्यूशन कैसे रिलेटेड है दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ये भी क्लीन ये भी क्लीन, तो दोनों नहीं होगा क्योंकि हमें एक ही तो चुनना है ना, मोर देन वन तो है नहीं। उसके बाद मास अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम इन द कंट्री, उसको बोल रहे हैं नीट, ये भी नहीं है दोस्तों। मेन क्या है, देखिए यहाँ पे ई फॉर एजुकेशन और ई फॉर यहाँ भी एजुकेशन, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है ना, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 का सी। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सब चीज़ नहीं पढ़ सकते ना, आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा अगर प्रीलिम्स को निकालना है तो, ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ते रहिए बस, आप धीरे धीरे आप जो है आपका आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देखिए विश्व प्रकृति संगठन WNO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोल रहा है इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको भी हम लॉजिक से बनाएंगे दोस्तों। बोल रहे ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की एक पहल है। फिर इट इज़ फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी विच आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। बोल रहा है यह पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों, प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक माध्यम है, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ इट। सबसे पहले देखिए वर्ल्ड नेचर, नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति, और दूसरा कथन क्या बोल रहा है, वही है पर्यावरण प्रकृति से रिलेटेड प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब कहीं ना कहीं नाम के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो दूसरा कथन हमारा जो दोस्तों सही है। अब देखिए बोल रहा है कि इंडिया सदस्य नहीं है और UNEP का पहल है। ये बताइए दोस्तों यूनाइटेड नेशन को इंडिया सम्मान करता है, तो उसका कोई भी पहल होगा सम्मान करेगा। तो इंडिया अगर किसी देश का मान लेते मेंबर नहीं है, इसका मतलब वो पहल यूनाइटेड नेशन का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकता। अगर UNEP का पहल है तो 3 होता, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, अगर आप मैंने ये बताइए यूनाइटेड नेशन में कभी भी संस्था में अगर आप सब चीज़ के बारे में सब पढ़ें, आप पढ़ें WTO के बारे में, ठीक है, और भी दुनिया भर का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ें, आपने कभी भी वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्यों? क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन का अगर कोई संस्था होता तो आप कभी ना कभी उसे सुनते कि नहीं सुनते, सुनते हैं ना भैया, हैं। तो इसका आंसर दोस्तों यूनाइटेड नेशन नहीं है, ये कोई कुछ और चीज़ होगा, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशन नहीं है इसका मतलब इंडिया उसका मेंबर नहीं होता है। जनरली इंडिया सब चीज़ सोच समझ के डिसाइड करता है। अगर भारत मेंबर नहीं है इसका मतलब यूनाइटेड नेशन का चीज़ नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 और 3। बात समझ में आया। वर्ल्ड नेचर क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन है, क्योंकि आपने इसको कभी सुना भी नहीं। अगर होता तो आप ज़रूर सुनते, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि उठ के सुबह उठें और बोले कि नहीं UPSC का एग्ज़ाम देना। आप साल भर अगर आप पढ़े हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको सुनते ना दोस्तों, तो अपने पे विश्वास कीजिए। भैया हम नहीं सुने तो इसका आंसर ये नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। एग्ज़ाम में जो अपने पे फेथ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं एग्ज़ाम में तो आराम से आपका 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ कॉन्फिडेंट के बेसिस पे निकाल लोगे। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भागा एंड हिरण्य रिफर्स टू। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भाग और हिरण्य क्या है दोस्तों। भाग मतलब क्या होता है, पार्ट, जैसे 1/समथिंग पार्ट। इसका मतलब आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि भाग माने टैक्स होता था दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार के कर से रिलेटेड है दोस्तों क्या, भाग। भाग मतलब हिंदी देखेंगे तो भाग, भाग किस चीज़ का भाग होगा बताइए तो, टैक्स ही तो होगा। और किस चीज़ का होगा, टैक्स मतलब ही होता है भाग। भाग था, हिरण्य था, बलि था, ये सब टैक्स था दोस्तों हर्षवर्धन के समय का। भाग, हिरण्यन, बलि। समझ में आ रहा है। चलिए तो इस तरह से लॉजिक आप समझो। कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसका हिंदी देखो, समझने की कोशिश करो। क्या वो ज़मीन के टुकड़े से रिलेटेड है क्या, नहीं। अगर टैक्स देखोगे, नहीं बोलते हैं कि 10/8 1/8 टैक्स लगता था। जैसे आप परमानेंट सेटलमेंट रैयतवाड़ी भी सुने होंगे, तो सुने होंगे 1/11 जो आपका रखता था कौन, ज़मींदार, और 10/11 कौन रखता था, ये रखता था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो भाग ही देख रहे हैं, तो भाग किस चीज़ का था, लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व, तो वही तो है एक तरह का टैक्स, है ना। तो 8 का B होगा। तो अपने पे विश्वास करके जो है क्वेश्चन बनाते रहिए, सही होगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो भारत में कुछ टर्म है उसको इंडियन हिस्ट्री में, तो किस चीज़ को था, एक तरफ टर्म दिया, एक तरफ डिस्क्रिप्शन, एक तरफ पद दिया, एक तरफ विवरण। तो बोल रहा है वेलन,
मतलब श्रम सेवाएं, वेलन मतलब लेबर सर्विसेज, कुड्डी मई मतलब लैंड ऑनर्स, और गवंडू मतलब विलेज चिप्सियन। ठीक है दोस्तों, कुड्डी मई भू राजस्व, गावंडी ग्राम प्रधान। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप नाम से जाएंगे, ठीक है, कि ये सब टर्म है इतिहास में। इतिहास का मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं ये भारत के कल्चर से रिलेटेड है, तो वो अभी भी तो उसका यूज कहीं ना कहीं होता ही होगा। जैसे हम लोग पहले बोलते थे पिताश्री या माताश्री, तो अभी माँ बोलते हैं, तो माताश्री से माँ आया ना, फिर माँ से मम्मी आया, समझ में आ रहा है। भ्रातृजाया मतलब होता था भाभी, अभी क्या बोलते हैं भौजी या भाभी। तो कोई भी जैसे पहले बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज होता था, भ्रातृजाया मतलब भाभी होता है, तो अभी के प्रेजेंट में क्या बोलते हैं इसको, भाभी या भौजी। ठीक है, तो उसी तरह अगर कोई वर्ड पहले चीज़ नाम से था तो उसी से तो डिराइव हुआ होगा ना कुछ चीज़। तो ये बोल रहा है गावुंडी से आपको नहीं लग रहा है कि गांव से रिलेटेड होगा ना। और वहीं पे क्या दिया है, गांव मतलब विलेज, मतलब तीसरा जो है एकदम हमारा थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब है कुद्दी मई को आपको थोड़ा नहीं लग रहा है कि कुद्दी मने होता होगा खुद खटना, खुद काम करना, कुद्दी मई बोलिए तो कुद्दी मई बोलिएगा तो आपको लगेगा कि यार खुद खटना होता है, खुद का मतलब काम करना। ठीक है, वेलन का मतलब थोड़ा नहीं लग रहा है कि थोड़ा बड़ा भारी भरकम आदमी होगा वेलन, समझ रहे हो ना किस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो कुद्दी मई भूस्वामी नहीं था दोस्तों, ये था श्रम सेवाएं, ये था लेबर सर्विसेज, और वेलन जो था वो लैंड ऑनर्स। हाँ, गावुंडी तो मैंने आपको बता दिया, विलेज चिप्तियन। जब भी यूपीएससी मैच इन द फॉलोइंग देता है तो जान लीजिए कि वो कुछ चीज़ को सही देगा और कुछ चीज़ को उल्टा पुल्टा कर देता है। जिस तरह वेलन को वो इधर लिख दिया और कुद्दी मई को ये इधर लिख दिया, एक्सचेंज कर दिया, जो बहुत कम ही होगा जो सही देगा। तो सिर्फ कितने बोले, कितने पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, कितने युग्म सही सुमेलित थे दोस्तों, केवल एक पेयर है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 9 का बी, क्योंकि सिर्फ 3 ही जो है सही तरह से मैच है, बाकी मैच नहीं है दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ रहा है दोस्तों। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज NUE। ठीक है, तो बोला NUE के बारे में जो प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, उसके बारे में हम लोग को विचार करना है। ठीक है, ये मैंने आपको मुरनाल सर का इकोनॉमी का जब क्लास लिया था उसको पढ़ाया था। तो RBI द्वारा प्रस्तावित नई अम्ब्रेला इकाइयों NUE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बच्चे वो क्लास किए होंगे वो तुरंत बिना ऑप्शन पढ़े ही सही मार देंगे, बिना कुछ सोचे समझे, है ना, क्योंकि उसको वो चीज़ याद हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है। मैंने मुरनाल सर का PDF को लगभग 400 से 450 से 500 पेज तक पढ़ा दिया, ज़रूर उसको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आसानी से ये बनाया जा सकता है उसको, अगर आपने अटेंड किया है तो दोस्तों। तो बोल रहा है ये क्या था दोस्तों, मैंने बताया न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या था। जिस तरह हमारे पास NPCI है, सिर्फ यही रिटेल जो होता है खुदरा क्षेत्र में भुगतान का, जो ऑनलाइन भुगतान को प्रमोट करता है। तो RBI सोचा है भैया एगो चीज़ अगर एक बॉडी रहेगा तो उसका मोनोपोली रहेगा, उसका वर्चस्व हो जाएगा। तो RBI सोच रहा है कि NPCI के जैसा ही हम लोग बहुत सारा संस्था बना दें। तो इसलिए उन्होंने अभी प्रपोजल प्रस्ताव में है कि NPCI के जैसा बहुत सारा संस्था होना चाहिए, ताकि खुदरा क्षेत्र में जो भुगतान है उसको में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, तो यही है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज विल मैनेज पेमेंट इन द रिटेल स्पेस। सही बात है, खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंधन करेगी। और जो भी चीज़ होता है, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है दोस्तों, वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर ही आता है। तो वही लिखा है NUE विल बी गवर्न बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है कि पेमेंट, ठीक है, कोई चीज़ अगर पेमेंट लिखा हुआ है तो यहीं पे तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर ही तो होगा ना, है ना। जो भी भुगतान कर रहा है तो भुगतान नियम के अंदर ही तो काम करेगा, है कि नहीं। तो लॉजिक क्या बोलता है भैया, अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और RBI प्रमोट कर रहा है मतलब पेमेंट से रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो लॉजिक क्या बोलता है हमारा, दोनों सही। आपने नहीं भी पढ़ा तो लॉजिक के आधार पे जो है आप सही करके बना सकते हैं। जो भी पेमेंट सेटलमेंट होगा उसको RBI तो रेगुलेट करेगा, और कौन करेगा, हैं। उसको नेस्ले कंपनी मैगी रेगुलेट नहीं करेगी दोस्तों, उसको कौन करेगा, RBI, क्योंकि RBI क्या है भारत में सेंट्रल बैंक। समझ में आया। तो 1 और 2 दोनों होगा। करेक्ट क्या है दोस्तों, बोथ 1 and 2 सी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। कौन से प्रवाह चर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स,
पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ डेट एंड डेप्रिसिएशन। तो निर्यात किसी देश की जनसंख्या, सरकारी ऋण और मूल्य ह्रास। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि फ्लो वेरिएबल क्या होता है या प्रवाह चर के होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी क्वांटिटी, कोई भी सामान जिसको हम लोग टाइम के अनुसार करते हैं, टाइम से करते हैं, जैसे घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, इसके अनुसार अगर नापते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लो। और बाकी जिसको किसी फिक्स टाइम में नापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, तो जो हम एक लंबे समय, एक ड्यूरेशन में नापते हैं, एक लंबे समय में इस बीच में कितना हुआ, उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। और जिसको एक टाइम पे नापते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा चीज़ है। ये बताइए आपको एक्सपोर्ट नापना है, क्या नापना है दोस्तों, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट आप एक टाइम में नापोगे कि एक नापोगे, मतलब एक फिक्स टाइम में, ड्यूरेशन में नापोगे या फिक्स टाइम में। दोस्तों एक्सपोर्ट जब भी नापेंगे तो वो किसी लंबे समय के बीच में नापते हैं ना, एक ड्यूरेशन में नापते हैं। बात समझ में आया, कोई पॉइंट पे नहीं नापते। अगर हम बोले कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है तो हम बोलेंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट एक साल में इतना रहा हो, एक दिन में इतना रहा हो। ये नहीं बोलेंगे कि 23 जनवरी आज 1 घंटा में, नहीं बता सकते। जब तक आप बोलेंगे तब तक कुछ एक्सपोर्ट हो गया होगा। समझ में आ रहा है, तो एक्सपोर्ट क्या होगा हमारा, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, उसी तरह डेप्रिसिएशन, ये भी क्या होता है, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, अगर हम बोलें इंटरेस्ट, ब्याज, ये भी क्या है दोस्तों, फ्लो वेरिएबल। ठीक है ना, तो जिसमें हम एक ड्यूरेशन में नापते हैं उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं, बाकी चीज़ को स्टॉक बोलते हैं। जैसे हम बोले पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो आप बोलते हैं ना कि 2011 में पॉपुलेशन भारत का 120 करोड़ था, ये था। तो आप किसी टाइम पे बोल रहे हो ना, आप एक ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हो ना। तो पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री क्या है, हमारा स्टॉक है, फ्लो नहीं है। उसी तरह गवर्नमेंट डेट, अगर हम बोले आज के डेट में भारत का कितना ऋण है, सरकारी ऋण, तो आप बता दोगे ना। तो जिसको एक टाइम पे बता सकते हो वो होगा स्टॉक, और जिसको हम नहीं बता सकते, एक ड्यूरेशन में बताओगे, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो। डेप्रिसिएशन, उसी तरह डेप्रिसिएशन मैंने मूल्य ह्रास। जैसे कोई मशीन लिया तो आप बता सकते हो क्या कि अभी इस मशीन में कितना हानि हो गया, कितना मतलब मशीन ख़राब हो गया, नहीं बता सकते। आपको टाइम में बताना पड़ेगा कि 1 साल में मशीन में इतना जो है लॉस हुआ। समझ में आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, 1 और 4। बात समझ में आया, बहुत सिंपल सा था। तो आप याद क्या करोगे, जो फ्लो होता है वो एक टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं, और जो स्टॉक होता है उसको हम एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में, फिक्स टाइम में देखते हैं। बात समझ में आया। चलिए, जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोलेंगे तो इस समय प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, ये ड्यूरेशन में नहीं नापेंगे। किराया पूछेगी अभी आपका किराया कितना है, तो आप बोलोगे कि मेरा इस समय किराया इतना है। ये नहीं बताओगे कि मेरा इस किराया जनवरी से जून तक इतना है, नहीं। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्निक इज ऑफन मेंशनड इन द न्यूज़। बोला न्यूज़ में रहता है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला फुल डेप्थ रिक्लेमेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। बोला रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी, जल निकायों के पुनरुत्थान में, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, ठीक है, पौधों के विकास में, ठीक है, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों के विकास करने में, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है ना दोस्तों, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, ये नितिन गडकरी बहुत यूज करते हैं, टर्म बार बार बोलते हैं। तो ये एक तरह का रोड बनाने का दोस्तों टेक्नोलॉजी है। ठीक है, समझिए क्या है रोड बनाने का टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग भारत के जो अभी रोड हैं उसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ये होता है सड़क के बगल में जो चलने के लिए जगह होता है, पैदल चलने के लिए, उसका भी हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। ठीक, आंसर क्या होगा दोस्तों, 12 का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ईरान, इक्वेडोर, कतर, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसके बारे में मैंने कल ही आपको मृणाल सर की इकोनॉमी में बताया है। ठीक है, सिंपल सा है, अगर आपने करेंगे अटेंड तुरंत बना देंगे कि भैया कतर जो है ना वो कब का हट गया, तो कतर नहीं होगा। कतर नहीं होगा तो मेरा ये ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का सी। आपको कुछ पढ़ाना भी नहीं पड़ा, बाकी है या नहीं है। ठीक है, कतर आपने पढ़ा था भैया, कतर जो है कब का निकल गया, क्यों निकला, क्योंकि कतर के पास तेल जो है ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे रह के क्या करेगा वो। बात समझ में आया।
ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 1245, 1245। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। समझ में आ रहा है? बहुत आसान। 20वीं सदी के शुरुआत में किसान आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विथ रेफरेंस टू पीजेंट्स मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब जो गलत है उसको हमें पता करना है, जो गलत है इसको आप गोला कर लीजिए, जो सही नहीं है उसको करना है, मतलब जो क्रॉस लगाएंगे उस पर वो। बोल रहा है एन जी रंगा वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। दोस्तों अगर ऑल इंडिया किसान सभा के अपने बारे में पढ़ा है तो 1934 में ऑल इंडिया किसान सभा बना था, जिसके हेड थे कौन बताइए तो? हेड कौन थे इसके? इसके हेड थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, और जो एन जी रंगा थे दोस्तों वो उसके सेक्रेटरी थे। मतलब ये हमारा सही है। ठीक, ये कथन सही है। फिर बोल रहा है किसान मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस एट इट्स फैजपुर सेशन। दोस्तों फैजपुर सेशन किसके अंदर में हुआ था? ये हुआ था आपका नेहरू के टाइम में। ठीक है, वो तो उसमें किसान आंदोलन बहुत चरम पे था, तो किसान आंदोलन जो है किसान के लिए मैनिफेस्टो आया था, ये भी सही है। ठीक है, बोल रहा था मालाबार टेनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड आफ्टर ए पावरफुल एजिटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कृषक संगम। नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ इंडिया वाले संगम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संगम। जैसे मेरे दोस्त का जो दोस्त था उसका नाम था गीतांजलि। ठीक है, लेकिन उसको लोग क्या बोलते थे? गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। ता की जगह क्या आ गया? था। तो यहाँ पे संगम, संगम की जगह गा की जगह वो लोग क्या यूज करते हैं? घा। और ता की जगह क्या यूज करते हैं? था। तो मेरे दोस्त का क्या नाम था? गीतांजलि नाम था। ठीक है, हम लोग उसको चिढ़ाते थे गीतांजलि। ठीक है, चिढ़ाते नहीं थे, मतलब ऐसे बोलते थे। ठीक है, समझ गए? तो ये भी हमारा सही है कि हो सकता है कि साउथ इंडिया में हो, और वो साउथ इंडिया की ही थी। ठीक है, तो मालाबार टेनेंसी एक्ट किस लिए लाया गया था? ताकि किसान जो है उसके विरोध में, ठीक है ना, किसान जब विरोध किए तो लोग मालाबार टेनेंसी एक्ट लाया गया था। फिर है इन बिहार द रिस्टोरेशन ऑफ बक्स लैंड बिकेम ए मेजर ग्राउंड ऑफ कंटेंशन बिटवीन द किसान सभा एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्री। ये बताइए दोस्तों, कांग्रेस जो था उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा आदमी था या बदमाश आदमी था? अच्छा आदमी था। और मैंने बोला कि कोई भी चीज़ अगर बढ़िया होता है तो उसका पॉजिटिव चीज़ ही सही होता है। पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप पहले का डीपीपी देखिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बढ़िया होगा तो पॉजिटिव सही उसका सही होगा, पॉजिटिव पक्ष, सकारात्मक पक्ष ही सही होगा। जैसे मैं बोलूँ दारू पीने से हेल्थ बढ़िया होता है, तो दारू क्या है दोस्तों? नेगेटिव, तो उसका हेल्थ उससे अच्छा नहीं हो, ख़राब होगा। मैं बोलूँ महात्मा गांधी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया, तो महात्मा गांधी अच्छे आदमी हैं तो अच्छा काम करेंगे ही। मैं बोल रहा हूँ महात्मा गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ, तो महात्मा गांधी अच्छे आदमी हैं तो विभाजन तो नहीं होगा उनके कारण। मैं बोलूँगा मुस्लिम लीग के कारण देश का विभाजन हुआ, तो मुस्लिम लीग नेगेटिव आदमी था तो उसका नेगेटिव ही होगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह कांग्रेस जो था पॉजिटिव आदमी था, तो कांग्रेस अगर पॉजिटिव था तो बोल रहा है बिहार में जो बकास्त भूमि की बहाली किसान सभा और कांग्रेस मंत्रालय के बीच विवाद का मुद्दा। दोस्तों बकास्त भूमि मतलब ऐसा भूमि, ठीक है, तो दोस्तों बकास्त भूमि वैसा भूमि था जो ज़मींदार जो है छोटे छोटे किसान से लूट लिए थे। तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, बक्स जो भूमि था, बक्स भूमि वो वापस दे दिया। ठीक है, तो इससे कंटेंशन नहीं हुआ, ये तो उनके लिए एक मुद्दा था, बढ़िया मुद्दा है ना। तो किसी वैसे भी देखिए, अगर इसका मतलब क्या हो रहा है कि कांग्रेस जो है बुरा आदमी है या किसान सभा बुरा आदमी था, तभी तो विवाद हुआ ना, यही बताना चाह रहा है ना। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, कांग्रेस था बढ़िया आदमी, किसान सभा भी बढ़िया आदमी, तो उसके कारण विवाद थोड़ी होगा दोस्तों, अगर बढ़िया काम कर रहा है तो। बात समझ में आ रहा है ना? तो बोल रहा है कि कौन गलत है दोस्तों? यही मेरा गलत है। ठीक है, तो आंसर होगा इसको डी। बात समझ में आया किस तरह से लॉजिक अप्लाई करते हैं? क्या आपने ये पढ़ा था कहीं? क्या नहीं पढ़ा था ना, फिर भी आपने सही बनाया ना। सही कैसे बनाया? लॉजिक अप्लाई किया। और आया कहाँ से? अरे बोलिए गर्व से कि राहुल सर सिखाएं, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। अभी तो शुरुआत है ना, इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बोल रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बताना है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे दोस्तों इंडिया के? बताइए कमेंट सेक्शन में। और प्रेजेंट में कौन है बताइए। ठीक है, इतने अच्छे आदमी थे ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ। बोल रहा है कि ही एंजॉयज कमांड अथॉरिटी ओवर ऑल द 3 फोर्सेस नेमली आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। बोल रहा है उसे सेना, नौसेना और वायुसेना जैसे तीनों बलों पर कमांड अथॉरिटी प्राप्त है। ये बताइए दोस्तों, जो कमांड अथॉरिटी प्राप्त होता है
वो किसको होता है भारत में तीनों सेना पे? वो होता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नहीं था। ठीक, पहला हमारा गलत है, इनको नहीं है अधिकार दोनों तीनों सेना पे। ठीक है, कोई कमांड अथॉरिटी नहीं है कि बोल दे कि नहीं अटैक कर दो, नहीं, जो भी अटैक करना होगा नहीं करना होगा वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। तो कोई कमांड करने का अधिकार नहीं है। इनका काम क्या था, क्या काम क्या है? तीनों सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करना, सहयोग का काम करना। ठीक है, बोल रहा ही इज़ द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है भारत सरकार में जो है सैन्य मामलों के विभाग का पदेन सचिव होता है। ठीक है, ये एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, वो जो क्या होता है, पदेन सचिव होता है ना, मिलिट्री अफेयर्स का। ठीक है, तो कौन सा सही है दोस्तों? सिर्फ 2 बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ नदी है, दूसरा तरफ बोल रहा है ड्रेन्स इनटू, कहाँ गिरती है? तो नाइप्रो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोला नाइप्रो जो है वो बाल्टिक सी में जाती है, डॉन जो है सी ऑफ अजोव में जाती है, और मॉस्कोवा जो है वो आपका कैस्पियन सी में जाती है। ठीक है, तो याद क्या रखना है दोस्तों आपको? देखिए, नाइपर है वो बाल्टिक सी में नहीं, बाल्टिक सी कहाँ है दोस्तों? एकदम ऊपर में। और नाइपर कहाँ जाती है? रसिया में। तो रसिया जाएगी तो वहाँ करने क्या जाएगी? यूक्रेन के समय में बहुत ही न्यूज में था, समझ में आया। यूक्रेन की ये सबसे लंबी नदी है दोस्तों, नाइप्रो। ठीक है, या नीपर बोलते हैं। तो ये बाल्टिक सी में नहीं जाती है, ये कहाँ जाती है दोस्तों? ब्लैक सी में। ब्लैक सी मतलब पहला मेरा गलत है। डॉन नदी है वो सी ऑफ अजो में जाती है, एकदम सही है। ठीक है, रसिया से निकल के सी ऑफ अजो में जाती है, और मॉस्कोवा कैस्पियन सी में जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं, जैसे डानूब है, डानूब, तो डानूब नदी भी कहाँ जाती है? ब्लैक सी में। तो आपको याद क्या रखना है, चाहे नाइपर हो या डनूब हो, दोनों कहाँ जाती है? ब्लैक सी में। जो डॉन है वो अजोब में जाती है, मॉस्कोवा जो है वो कैस्पियन सी में जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो कैस्पियन सी है उसके इर्द गिर्द अगर पूछे कि कौन सी कंट्री है, तो आप याद कर लीजिएगा आर्केटिया। मतलब रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान, ये 5 कंट्री जो है वो कैस्पियन सी के अगल बगल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। तो इसमें 2 और 3 सही है, मतलब 2 पेयर सिर्फ सही है, केवल 2 पेयर्स, केवल 2 युग्म। तो 16 का आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स ऑफर इन्वेस्टर से हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो बोल रहा है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो है वो निवेशकों को मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, बॉन्ड्स जब पढ़ा रहा था तो बताया भी था कि ऐसा बॉन्ड जिसका ब्याज दर महंगाई पे डिपेंडेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंडेक्स। इंडेक्स मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? महंगाई से। तो एकदम सही है। तो महंगाई जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट रेट ब्याज दर भी बढ़ेगा, सिंपल बात। फिर बोल रहा है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स आर रिस्कियर देन फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट। बोल रहे फिक्स्ड रेट बॉन्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की तुलना में अधिक जोखिम वाले होते हैं। नहीं दोस्तों, देखिए जो फिक्स रेट बॉन्ड मतलब क्या, जिस पे इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स होता है, और फ्लोटिंग रेट मतलब क्या कि जिस पे इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। तो अगर महंगाई कुछ भी है, अगर ब्याज दर आपको फिक्स रेट मिल रहा है 8%, तो अगर महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर भी तो आपको 8% मिल रहा है ना दोस्तों, है ना। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट जो होता है कम रिस्की होता है, और फ्लोटिंग मतलब वो उसका कभी ऊपर जा सकता है ब्याज दर, कभी नीचे आ सकता है, समझ में आया। इसीलिए ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, कम रिस्की होता है। ठीक है, समझ में आया। जिस पे ब्याज दर हमको फिक्स मिलेगा तो हमको अच्छी बात है ना, कि महंगाई कैसा भी रहे ब्याज दर कम है। अगर महंगाई कम हो तो भी ठीक, महंगाई ज़्यादा हो तो भी ठीक, मेरा ब्याज दर एकदम फिक्स है। ठीक है, इसमें तो होगा कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई दर बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन घट गया तो आपका इंटरेस्ट रेट भी घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कौन सा अच्छा है मेरा? कैपिटल मतलब ये फिक्स्ड रेट बॉन्ड वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में केंद्र ने चराई देव मोईदाम को ऐतिहासिक स्थल के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में चराई देव के बारे में बताना है, चराई देव से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, किसको दोस्तों? चराई देव मैदाम। अब इस क्वेश्चन को हम लोग नाम से बना लेंगे, ठीक है ना। ये बताइए, चराई देव कहीं कहीं आपने सुना है? नामदेव, नामदेव सुना है होगा ना।
नामदेव, नामरूप, ये सब कहाँ का है दोस्तों? ये सब आपका कहाँ का था? असम का। तो चराई देव मैदम, ठीक है। थोड़ा कहीं बंगाली बंगाली नाम लग रहा है कि नहीं? मैदम नहीं, चराई देव है ना। और अहोम का है असम, तो असम से रिलेटेड है चराई देव मैदम, ये ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, इट कंप्राइजेज ए मासिव अंडरग्राउंड वॉल्ट विथ वन और मोर चैम्बर्स। तो भूमिगत तहखाना है जिसमें एक से अधिक कक्ष हैं। तो बोल रहा है कि ठीक है, भूमिगत तहखाना, और इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, कब्रगाह। तो कब्रगाह होगा तो भूमि के नीचे ही तो होगा, ऊपर थोड़ी ना होगा, मतलब दोनों सही है। और नाम से हमें पता चल रहा है कि चराई देव कहीं ना कहीं जो है दोस्तों वो बंगाली नाम है ना। तो अहोम मतलब असम, असम में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? अहोम, अहोम मतलब असम समझिए, है ना। तो वहाँ पे बंगाली बोलते हैं। तो करेक्ट कौन सा है दोस्तों? सी, बोथ 1 और 2। बात समझ में आया? तो नाम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, बस नाम को पकड़ो कि किस तरह से मतलब निकल रहा है, ठीक है। अगला देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, MS अन्नी, NR सरकार, HP मोदी प्रसिद्ध हैं। कौन थे मतलब ये बोल रहे हैं? MS अन्नी, NR सरकार, HP मोदी। बोला स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। दोस्तों स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का मेन नेता कौन था? लाल बाल पाल था ना। कहीं भी आपने पढ़ा, अपने पे विश्वास कीजिए, अगर आपने ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट से रिलेटेड होता तो क्या हम इसका नाम नहीं पढ़ते? पढ़ते ना दोस्तों, कहीं तो पढ़ते हैं, लेकिन कहीं नहीं हम लोग पढ़े। हम लोग किसका पढ़े हैं बताइए? हम लाल का पढ़े हैं, बाल का पढ़े हैं, दादा भाई नौरोजी का पढ़े हैं, ये सब का पढ़े हैं हम लोग। इसका नाम कहीं नहीं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में, स्वदेशी और बहिष्कार में पढ़े, तो ये नहीं होगा। अपने पे विश्वास कीजिए, जब आपने सुना ही नहीं है इनका नाम कहीं, तो कैसे हो जाएगा? अब देखिए, रिवोल्यूशनरीज इन फॉरेन लैंड, विदेशी देश में भारतीय क्रांतिकारी। आपने सुना है किसका किसका? मदन लाल ढींगरा का नाम सुना है आपने, लाला हरदयाल का नाम सुना है ना आपने जो है बहुत सारा और भी नाम सुना होगा, लेकिन कहीं भी आपने इन लोगों का नाम रिवोल्यूशनरी में नहीं सुना। सुना क्या आपने? अजीत सिंह का नाम सुना ना। सोहन सिंह, सोहन जो है, सोहन का नाम सुना, ठीक है। लाला हरदयाल का नाम सुना, ठीक है। और भी लोगों का नाम सुने होंगे, लेकिन इनका नाम नहीं सुना। मतलब ये है ही नहीं तो सुनेंगे क्या घंटा? ये नहीं होगा, ठीक है। अब बोल रहे फाउंडर ऑफ नेशनल लिबरल फेडरेशन। दोस्तों इसके बारे में कौन नहीं जानता है? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसके संस्थापक कौन थे बताइए तो? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का संस्थापक कौन थे? हमको जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा याद रख आ रहा है, इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे शायद। देखिएगा, जो लिबरल्स लोग यही थे शायद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक दो ठो लोग थे, है ना। वो लोग लिबरल संस्था बनाए थे शायद, MY जयकर ये लोग थे। देख सर्च मारिएगा, आज आपका टास्क है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन में, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जयकर वैकर इसके जो है मेंबर थे, है ना। तो ये भी नहीं थे। अब देखिए, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य थे वाइसराय। अब ये भी नहीं बोल रहा है कि कौन सा वाइसराय। अगर फर्स्ट वाइसराय रहता तो शायद सत्येंद्र नाथ बनर्जी या सत्येंद्र नाथ टैगोर होता, वो फर्स्ट वाइसराय थे, है ना। लेकिन बाकी अब कितने वाइसराय इंडिया में हुए हैं ब्रिटिश के टाइम में, आपको उतना कौन याद रखता है दोस्तों। तो जो लॉजिक बोलता है भैया ये एकदम फालतू आदमी है, कोई इनका नाम ठिकाना नहीं था, तो ये फालतू संस्था के ही मेंबर होंगे। तो मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके बारे में हमें पढ़ना वढ़ना होता नहीं। बाकी तीनों को तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रांतिकारी विदेश में कौन था। अगर फेमस होता तो भैया लिखते ना, बोल रहा है वो भी बोल रहा है प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध होता तो आप सुनते नहीं, है ना। तो घटिया चीज़ के बारे में प्रसिद्ध क्या करेंगे? वैसे कोई बोल दिया लायन, तो लायन फेमस चीज़ है तो उसके बारे में सब सुनता है। बोल दिया कुछ पिंग पोंग पुंग, तो पिंग पोंग पुंग के बारे में सुने हैं क्या कहीं? नहीं ना। तो पिंग पोंग पुंग है ही नहीं, फालतू चीज़ है, तो उसके बारे में क्या सुनेंगे। तो ये लोग उतने फेमस आदमी नहीं थे, मतलब फालतू ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो 16 का होगा, 19 का होगा बी, ठीक है। तो अपने पे विश्वास कीजिए कि भैया अगर होते फेमस तो हम सुनते ना ज़रूर, कि नहीं सुनते। हम लोग तो अभी तो तैयारी नहीं की है ना, शुरू बहुत पहले से कर रहे हैं, तो बहुत पहले से कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो सुनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजल टैक्स। एंजल टैक्स के बारे में भी मृणाल सर का इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि एंजल टैक्स वो टैक्स होता है, मान लीजिए कोई शेयर है, ठीक है। शेयर का रेट है 100 और मार्केट में उसको शेयर का रेट है मार्केट में 120 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, लेकिन कोई आदमी बोल रहा है कि नहीं हम 120 में नहीं, हम आपको 150 रुपये देंगे। तो उस आदमी को एंजल बोलते हैं, परी। कि परी मतलब आपके लिए वो क्या है? मसीहा है।
तो कोई भी शेयर जब मार्केट रेट से हाई रेट पे बेचा जाता है तो जो आदमी उसको खरीदता है हाई रेट में, और वो कैसा है, अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड मतलब एक्सक्यूज मी दोस्तों, एक मैं पानी पी लूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला स्टेटमेंट है मतलब रिसेंटली इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर इन स्टार्टअप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ एंजल टैक्स। नहीं दोस्तों, कोई अगर एंजल अगर बन रही है, परी बन रही है और पैसा ज़्यादा रेट्स में खरीद रही है तो भैया तुमको पैसा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, फ्री में थोड़ी ना तुमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम देंगे, ठीक है ना। तो ये सही है, ये गलत है। एंजल टैक्स पे दोस्तों एंजल टैक्स लगता है, एंजल इन्वेस्टर पे एंजल टैक्स लगता है, समझ में आ रहा है ना। और वो भी कम नहीं लगता है, ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। तो हमारा ये गलत होगा, ठीक। 20% के आसपास टैक्स लगता है, 20% के आसपास, ठीक। तो हमारा जो है दूसरा गलत होगा दोस्तों। करेक्ट पूछा है, गोला करके मार देंगे पहला सही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। मुगल सेना में शामिल अहदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोला मुगल आर्मी में अहदी थे, तो उनके बारे में हमें बताना है। बोल रहे दे वेर द हाईली ट्रस्टेड जेंटलमैन ट्रूपर्स रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर। तो बोला अहदी वो लोग थे मुगल आर्मी में जो शासक के द्वारा, ठीक है, विश्वसनीय व्यक्ति थे, ठीक है, और शिष्ट सैनिक थे जिनकी भर्ती सीधे बादशाह द्वारा की जाती थी, ठीक है। तो देखिए एक तो बोल रहा है कि हाईली ट्रस्टेड, बहुत विश्वसनीय। भैया बहुत विश्वसनीय है, इसका मतलब एम्परर उसको डायरेक्ट रिक्रूट करेगा तभी ना। जो अच्छा आदमी को बुला लेता है ना, जैसे कि मोदी ही है, तो अगर मान लो कोई सिविल सर्वेंट है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जैसे कि ये देखिए एस जयशंकर, बहुत अच्छे आपका वो थे, डिप्लोमेट थे ना, तो वो तुरंत उनको क्या बना दिया, आपका मंत्री बना दिया, विदेश मंत्री। तो जो अच्छा आदमी होता है, हाईली ट्रस्टेड है, उसको डायरेक्टली रिक्रूट होता है। ये लॉजिक के आधार पे ये वाला हमको सही बोला जा रहा है, ठीक है। दे हैड देयर ओन पेरोल एंड पे मास्टर, तो उनका अपना अलग भुगतान रजिस्टर और भुगतान करने वाला अधिकारी होता था। सही बात है, अगर बढ़िया आदमी है भैया तो अलग अलग तो होगा ही ना सब चीज़ उसका, उसको क्यों मिक्स करेंगे किसी के साथ। बात समझ में आ रहा है। तो करेक्ट है। तो लॉजिक क्या बोलता है दोस्तों, दोनों सही होगा, एक और दो दोनों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पदकाल के प्रवर्तन के दौरान संसद केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकती है। बोल रहे जब नेशनल इमरजेंसी भारत में होता है तो पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में, अभी आपको पता है कि सेंटर को कितना टैक्स मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, ये फाइनेंस कमीशन के सलाह पे बंटवारा होता है, ठीक है। और उसको अगर चेंज करना है कि किस चीज़ पे सेंटर टैक्स ले सकता है, किस चीज़ पे राज्य ले सकता है, जैसे अभी के प्रेजेंट डेट में सेंटर जो होता है वो आपका इनकम टैक्स लेता है, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स लेता है। और उसको अगर चाहे चेंज करना है आयकर को चेंज करना है तो उसको कौन चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट नहीं कर सकेगी। क्या करेगा, प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया भी था, यूपीएससी भाषा में इस तरह चेंज करता है, वो दे देगा संविधान की जगह लिख देगा कोई कानून का नाम हो, पार्लियामेंट की जगह क्या कर दिया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जगह क्या लिख देगा गवर्नर, और इसी में आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए कि राष्ट्रपतिकाल के दौरान क्या संसद को पावर होता है राजस्व को चेंज करने का, नहीं, संसद को नहीं पावर होता है। किसको होता है दोस्तों, राष्ट्रपति को। ये हमारा गलत है, ठीक। पूरा वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। सही बात है। जब भी वित्तीय इमरजेंसी होता है, बताइए तो कमेंट सेक्शन में। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल किस अनुच्छेद में उल्लेख है भारत के संविधान में, और भारत में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल लगा है अभी तक, ये बताइए, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है और कब कब लगा है, ठीक है, ये बताइए कमेंट सेक्शन में करके, तभी तो पता चलेगा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, कितना आपका पार्टिसिपेशन रेट है ना। तो जब भी फाइनेंशियल वित्तीय इमरजेंसी रहता है तो राष्ट्रपति जो है कर सकता है हाई कोर्ट के जज को सैलरी को कट, ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो कौन सा सही है दोस्तों, केवल दो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिडिक लावा। तो जो अम्लीय लावा होता है दोस्तों उसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसको भी हम लोग लॉजिक के आधार पे सही कर लेंगे। भले हमको नहीं पता, चलिए आपको मानते हैं कि एसिडिक लावा के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, कुछ पता नहीं, फिर भी हम लोग इसको सही करेंगे। देखिए कैसे बोला, यह लावा सबसे गर्म और अत्यधिक तरल होता है, ठीक है, नहीं पता मुझे। बोला इनका रंग गहरा होता है और इनमें आयरन तथा मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, लेकिन सिलिका का मात्रा कम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला अम्लीय लावा के तेज़ी से ठंडा होने के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी में विस्फोट होता है
जिससे भारी मात्रा में ज्वालामुखी बम या ज्वलखंडाश्मी पायरोक्लाइट पदार्थ निकलते हैं। बोल रहा है द रैपिड कूलिंग ऑफ एसिडिक लावा रिजल्ट्स इन लाउड एक्सप्लोजन थ्रोइंग आउट द वॉल्केनिक बम्स और पायरोक्लेस्ट। ठीक है, फिर अगला है द रिजल्टेंट वॉल्केनो इज जेंटली स्लोपिंग विथ ए वाइड डायमीटर एंड फॉर्मिंग ए फ्लैटेंड सिल्डर डोम। बोला इससे निर्मित ज्वालामुखी एक विस्तृत व्यास के साथ मंद ढाल वाले होती है और एक चपटे शील्ड या लावा गुंबद का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बोल रहा है एक तरफ बोल रहा है ये सबसे तरल होता है, ठीक है, और दूसरा तरफ ये भी बोल रहा है हर कोई चीज़ तरल होगा मतलब आसानी से पसर जाएगा, है ना, स्लिप कर जाए, वो हो जाएगा। जैसे कि आप कहीं शहद गिराइए तो शहद एक जगह नहीं पूरा स्लिप करेगा, थोड़ा जम जाएगा। पानी गिराइए, पानी टगर के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अगर कोई चीज़ फ्लूइड है तो वो क्या होगा, मंद ढाल वाले मतलब सिंपल जेंटल स्लोप बनाएगा ना। कोई यहाँ पे शहद डालिए कि शहद डालिए तो क्या होगा, इसे उड़ जाएगा, नहीं बहेगा। पानी डालिए तो पसर जाएगा। तो कोई चीज़ अगर फ्लूइड है, ठीक है, कोई चीज़ अगर क्या है दोस्तों तरल है तो वो पसर जाएगा। तो देखिए पहला जो कथन है, ठीक है, और डी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो मान लीजिए वो तरल है तो उससे जो ज्वालामुखी उभरेगा वो मंद ढाल वाला होगा, वो ऐसे नहीं होगा, उसका ढाल क्या होगा, एकदम फ्लैट टाइप का होगा। ठीक है, मतलब अब इसमें बोल रहा है सही है, तो सही है मतलब मल्टी ऑप्शन तो दिया नहीं है, मतलब ए या डी में से एक ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और डी सही नहीं है, अगर ए सही होगा तो डी भी होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। इसका मतलब दोनों हमारा क्या है दोस्तों, गलत। बात समझ में आए? इसका मतलब उल्टा इसका ले ली होगा कि यह लावा कम गर्म, ठीक है, और कम तरल होता है। ठीक है, यह लावा कम गर्म और कम तरल होता है, इसका मतलब उल्टा यही हुआ। ठीक है, तो एसिडिक लावा क्या होगा, कम गर्म और कम तरल। ठीक है, अगला देखते हैं। इनका रंग गहरा होता है, इनमें आयरन तथा मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। और दूसरा देखिए, अगर लावा जो होगा कम गर्म, मतलब क्या बोल रहा है ये, कम गर्म होगा। कम गर्म होगा मतलब तुरंत क्या हो जाएगा, जम जाएगा। कोई चीज़ जब दोस्तों तुरंत जम जाता है तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, तो ये आया और जम गया, क्योंकि ठंडा है, कम ठंड सबसे गर्म नहीं है, कम गर्म है ना, तो आया और जम गया। फिर ऊपर से आया और जम गया, फिर जम गया, फिर जम गया, तो ज्वालामुखी एक पहाड़ टाइप का बन जाएगा। और नीचे से आ रहा है वो लावा आ रहा है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया, जम गया। ठीक है, मैग्मा आ रहा है और ऊपर जाके जम गया, तो नीचे वाले मैग्मा को स्थान नहीं मिला आने का, तो वो एकदम जो बॉम्ब के जैसा जो है बाहर निकलेगा। कैसा निकलेगा, बॉम्ब के जैसा। समझ में आ रहा है ना? तो किस तरह से हम लोगों ने लॉजिक के आधार पर बना लिया कि सबसे पहले हम देखें कि भैया अगर ए होगा तो डी भी होगा, क्योंकि कोई तरल होगा तो उसका ढाल होगा मंदी। इसका मतलब वो तरल नहीं है, कैसा है, गाढ़ा है। गाढ़ा है तो आया और तुरंत जम जाएगा, और ठंडा भी है तो और जल्दी जमेगा। तो जम गया तो फिर नीचे से कोई भी मैग्मा आ रहा है तो उसको स्थान नहीं मिला निकलने का, तो वो एकदम प्रेशर के थ्रू निकलेगा, फोड़ते हुए निकलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बम। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। समझ में आया कैसे लॉजिक के आधार पर बना लिए? इसका मतलब बी भी नहीं होगा। तो इसका रंग क्या होता है, अब याद कर लो कि एसिडिक लावा क्या होता है, कम तरल होता है, ठंडा होता है, गहरा नहीं। इसका रंग जो होता है लाइट होता है, हल्का होता है। आयरन इसमें नहीं प्रचुर रहता है। इसमें क्या, अब रंग गहरा होगा, तो रंग गहरा होगा तो आयरन होगा। तो गहरा रंग किसका होता है दोस्तों, अम्लीय लावा का नहीं होता है, क्षारीय लावा का होता है। लावा दो टाइप का होता है, वोल्केनो जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ठीक है, उसका दो टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक, जिसको अम्लीय बोलते हैं, और एक होता है बेसिक। तो याद क्या करना है, एक का बता देता हूँ, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसका रंग हल्का होता है, मतलब इसका क्या रहेगा, गाढ़ा। इसमें सिलिका रहता है, इसमें सिलिका नहीं रहता, आयरन रहता है, तभी तो रंग काला है पूरा। फिर उसके बाद एसिडिक क्या होगा, ये तरलता कम होता है, ठीक है, तो तरलता अधिक होगा। ये कम गर्म होता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा गर्म होगा। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक हमें करना है, तो 24 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे 25 के बाद, है ना। तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI। बोल रहा है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के बारे में क्या है। बोल रहा है इट इज़ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इट इज़ एन एम्बिशियस कोऑपरेशन क्लाइमेट एक्शन टू लीड द वे टू जीरो कार्बन इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है साइंस बेस्ड, तो साइंस के आधार पर टारगेट फिक्स करना है, ऐसा इनिशिएटिव।
अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं बनाना है। आप टारगेट रखो कि हमको यूपीएससी प्रीलिम्स में 65 क्वेश्चन के आसपास सही करेंगे, बाकी आप गलत करके आ जाओ, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं पता है, यू कैन स्किप आप पूरी तरह से छोड़ दो, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दो। इसका आंसर अगर देखोगे तो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, वर्ल्ड वाइड फंड और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का ऐसा ही है। आप देखिए कोई वर्ल्ड रिसोर्स का है, ठीक है, इसका मतलब वो कार्बन, जीरो कार्बन इकोनॉमी होगा, है ना। कार्बन कोई अगर रिसोर्स बचाने का बात बोल रहा है, ये भी आपका वाइल्ड लाइफ को बचाने का बात बोल रहा है, इसका मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने का बात बोल रहा है, तो ये तो सही है। अब पहले के बारे में थोड़ा डाउट हो सकता है कि भैया उसका संस्था है या नहीं है, ठीक है, तो दोनों का सही आंसर होगा। कौन सा सही है? दोनों सही है। आप इसको याद कर लो, अगर याद करने का मन है तो, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखते हैं 25, ठीक है। बाकी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कल करेंगे। तो देखते हैं, बोल रहा है क्वासी क्रिस्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्वासी क्रिस्टल्स। बोल रहा है क्वासी क्रिस्टल, क्वासी मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आभासी है, मतलब ओरिजिनल में नहीं रहेगा, दिखेगा लेकिन होगा नहीं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना क्वासी जुडिशियल, मतलब वो जुडिशरी के जैसा होता है लेकिन पूरा जुडिशरी नहीं होता है। जैसे इंडिया का फेडरलिज्म को बोलते हैं क्वासी फेडरल, ठीक है। जो बोले थे अलग अलग लोगों ने बोला था क्वासी फेडरल है, मतलब फेडरल है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, आभासी है। तो क्वासी क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम्स दैट आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ रेगुलरली। बोला क्वासी क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो स्वयं को नियमित रूप से दोहराते नहीं हैं। सही बात है, क्रिस्टल में क्या होता है, परमाणु जो है एक दूसरे को दोहराता है। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल में कोई पैटर्न है एक जगह इस टाइप का, ठीक है, तो उसके थोड़े दूर बाद जाने पे भी हमारा पैटर्न इसी पे होगा, मतलब पूरे क्रिस्टल में परमाणु का जो पैटर्न होगा वो ऐसे ही टाइप का होगा, तो उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है, कभी क्रिस्टल का पैटर्न ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, इसका मतलब वो क्रिस्टल नहीं है, वो है क्वासी क्रिस्टल। तो एकदम नॉलेज के आधार पे एकदम सही बोला, लॉजिक के आधार पे बोला। दे डू नॉट ऑकर नेचुरली एंड आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन ए लेबोरेटरी। बोला वो नेचर में नहीं पाया जाता है, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से किया जाता है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों, क्रिस्टल है, अब एटम का अरेंजमेंट है, तो हो सकता है कि किसी कारणवश एटम का अरेंजमेंट किसी पार्ट में ऐसे ना हो कि ऐसे रह गया हो, तो लैब में तो हम बना ही सकते, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन नेचर में भी कहीं ना कहीं तो पाया जाता होगा, तो ये हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है। दूसरा गलत, वो दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट। हाँ हो सकता है, क्वासी क्रिस्टल एक अच्छा सा चीज़ है, तो इसको बढ़िया बढ़िया चीज़ में यूज करते होंगे, एकदम सही है ना। तो हमारा सी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो 1 और 3, ठीक है दोस्तों। तो आज आपने देखा कि किस तरह से मैं नॉलेज तो अप्लाई करता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जितना ज़रूरत होता है। इसके अलावा उससे ज़्यादा मैं अप्लाई करता हूँ लॉजिक, और उससे ज़्यादा और क्या अप्लाई करता हूँ? ट्रिक्स। और क्या अप्लाई करता हूँ? भाषा को समझता हूँ। और क्या अप्लाई करता हूँ? लॉजिक को अप्लाई करता हूँ, ट्रिक्स को अप्लाई करता हूँ यूपीएससी के भाषा को, क्योंकि आप सिर्फ ज्ञान के आधार पे यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। आप कितना पढ़ोगे, सब चीज़ का सीमा होता है। अगर ज्ञान के आधार पे यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलता, पढ़ने से कि सिर्फ पढ़ लेंगे पूरा निकाल लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और क्वेश्चन को, भाषा को नहीं समझेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे, ट्रिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर जितने लोग दिल्ली में 5 से 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनका निकल जाना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं निकल रहा है। बहुत सारे लोगों का, उनको बार बार पढ़ रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बेवकूफ़ हैं, तेज़ हैं पढ़ने में, मेहनती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं गाइडेंस की अभाव है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ठीक है हमको और पढ़ना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अगर और हमें ऐसा नहीं कि हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें मेहनत भी करना है, लेकिन प्रैक्टिस भी करना है, सब चीज़ करना है, ठीक है। और देखिए लबासना में जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाता है, उसके बाद मान लीजिए उनको दोबारा अटेम्प्ट देना है। किनका अटेम्प्ट रेवेन्यू सर्विस में हो गया, अब उनको बनना है आईपीएस या आईएएस, तो फिर लबासना में उनका ट्रेनिंग तो चलता ही है। उसी समय बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं और निकाल लेते हैं। उनको तो टाइम नहीं मिलता होगा लबासना में, फिर भी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं? उनको पता है कि किस तरह से एग्ज़ाम निकाला जाता है, किस तरह से यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो वो लोग नॉलेज का अप्लाई करते हैं, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं, यूपीएससी के भाषा को समझते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो वही मेथड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं धीरे धीरे इसमें कामयाब भी हो रहा हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में करके कि इतना अभी तक हमने 350 से 400 क्वेश्चन को डिस्कस किया, आप लोग को कितना फ़ायदा हुआ, क्या आपको पहले
के तुलना में अभी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, सोच से पा रहे हैं उस तरह से, है ना। चलिए इसका पीडीएफ दोस्तों यहाँ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा और अकाउंटिंग का भी पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है। अभी रात में लेट नाइट में आज इसके बाद इकोनॉमिक्स का लेक्चर आएगा, ठीक है। तो देखते रहिए जीरो आइए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं आपकी सफलता की कामना करते हुए इस लेक्चर को यहीं पे जो है एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।